Hello everyone, welcome to the channel Mathsville and this is Surbhi. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट को अच्छे से समझ लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे. तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिमाइंडर्स यानी कि शेषफल. क्या समझते हैं आप लोग शेषफल से? What do you understand by रिमाइंडर्स? क्या होता है रिमाइंडर्स? चलिए आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं. क्लास 3 में, 3rd स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा होता था, 23 डिवाइडेड बाय 5. अब जब हम इसे डिवाइड करते थे तो तब हमें क्या सिखाया जाता था कि इसके पास कोई ऐसा नंबर ढूंढो हमें पता है कि 23 5 से डिविजिबल नहीं है, 23 5 से पूर्णतः भाज्य नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, हम 23 से जस्ट छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और वो क्या होगा 20. और यहां क्या बचेगा 3. थोड़ी बहुत टर्म्स भी रिवाइज कर ले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगी, देख लीजिएगा. इसे कहते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड. इसे कहते हैं भागफल यानी कि कोशंट. इसे कहते हैं डिवाइजर यानी कि भाजक. और ये है आज का हीरो, रिमाइंडर यानी कि शेषफल. कुछ इस तरीके से आपको याद आ गया. अब मैं इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करूंगी, तो प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो कौन सी टर्म कौन से नंबर को क्या कहते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आया? अब बेसिकली इस रिमाइंडर से क्या सिग्निफाई होता था? ये सिग्निफाई होता था कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर, ये जो शेषफल है, ये कुछ एक्स्ट्रा है इस नंबर में, और अगर हम इस भाज्य यानी कि डिविडेंड में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर हमारे भाजक डिवाइजर से पूर्णतः भाज्य हो जाएगा. ठीक है ना? ऐसे ही होगा कुछ. तो रिमाइंडर की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर हम रिमाइंडर को अपने डिविडेंड में से माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारा जो नंबर आएगा वो हमारे डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है? अच्छा, अब तक आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर्स पढ़े हैं. अगर मैं कहूं नेगेटिव भी होते हैं, कुछ ऐसे ही पढ़ा था. जो आपको सिखाया गया था वो कुछ ऐसा सिखाया गया था कि अगर मैं इस रिमाइंडर को R मान लूं, इसे D मान लूं और इसे N, और हमें क्या सिखाया गया था कि ये जो R होता है ये D से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है. यही सिखाया गया था अब तक हमें. लेकिन अगर मैं कहूं नहीं नहीं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, तो आप लोग इससे एग्री करेंगे? शायद ना भी करें, पर चलो समझा देती हूं. देखो, हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं अपने रिमाइंडर को अपने डिविडेंड में से माइनस कर दूं तो हमारा नंबर जो आएगा वो 5 से, वो हमारे डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. तो अगर मैं इस 23 में यहां करके इसे कुछ ऐसा लिख दूं और यहां -2 आ गया. अब इसे माइनस करके देखें तो जब हम इसे 23 में से -2 को घटा देते हैं, -2 को घटा देते हैं, तो हमारे पास आंसर 25 आ जाता है. क्योंकि ये माइनस, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो ये 25 हो जाएगा. और ये नंबर हो गया 5 से पूर्णतः विभाज्य, हो गया ना? तो हमारा आंसर आ गया. इससे क्या पता चलता है, हम नेगेटिव रिमाइंडर्स भी ले सकते हैं. एक्चुअली प्रेफरेंस जो है, या यूं कहिए कि आपके पेपर में कोई अगर रिमाइंडर पे क्वेश्चन आएगा तो वो कभी नेगेटिव पे नहीं आएगा. आपके जो ऑप्शंस होंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे. लेकिन ये जो नेगेटिव रिमाइंडर्स का कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के.
इजी बना देता है। तो वो ट्रिक है एक तरीके की, जिसे मैं आगे इस्तेमाल करके भी बताऊंगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। अब आते हैं कि आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को कैसे मिलेगा। देखिए, आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होगा, 127 प्लस 141 डिवाइडेड बाय 13, ये लिखा हुआ है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि शेषफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई? 3 तरीके हैं। एक तो जो आज तक आप पढ़ते भी आ रहे हैं, सिंपल इन्हें ऐड कर लीजिए। क्या होगा? 268 डिवाइडेड बाय 13, और अब आप अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ये रिमाइंडर आ गया आपके पास 8, यही आएगा ना? कुछ नहीं है, बचपन का तरीका है, बस समझा दिया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा तरीका। ये आपका पहला तरीका है, नॉर्मल ऐड कर लीजिए। पर क्या है, कभी कभी ना बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और जरूरी नहीं है प्लस ही हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो उसमें क्या रहता है वो अब देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या तरीका रहेगा, ये फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड देखते हैं। आप क्या कीजिए, पर्टिकुलर रिमाइंडर निकाल लीजिए। पहले इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए और उसे ऐड कर दीजिए। सिंपल। तो 127 को अगर मैं ऐड करूं, 127 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? 127, इसके आसपास कौन सा है 3 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल 117, जो कि 9 पे चला जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा रिमाइंडर यहां क्या बचा? 10। यहां पे देखिए, इसके पास कौन सा रिमाइंडर है भाई? इसके पास कौन सा मल्टीपल है? 130 ही है। उसके बाद अगर उसमें 13 ऐड कर देंगे तो 143 आ जाएगा ना। तो उसके हिसाब से हमारे पास रिमाइंडर यहां क्या आ रहा है? 11 डिवाइडेड बाय 13। ये करते हैं सिंपल। हमने इसका रिमाइंडर यहां लिख लिया, इसका रिमाइंडर यहां लिख लिया, और बीच में जो ऑपरेशन था वो हमने सीधा सीधा यहीं लिख दिया। अब इसे नॉर्मल जो ऑपरेशन लग रहा है उसे सॉल्व कर लो। देखो, अब ये रिमाइंडर जो है यहां से ये 13 से बड़ा आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो जब आप 13 से 21 को 21 को भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 8। सेम आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया, हुआ कि नहीं? अब दूसरी चीज समझते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर्स वाला कंसेप्ट। वो समझाती हूं, ये आप नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। मैं हमेशा कहती हूं, मैथ्स की क्लास में पेपर पेन लेकर बैठा करो, मैथ्स के नोट्स जरूर बनाया करो। अपनी हिंदी, इंग्लिश, जोन सी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता हो उसमें नोट्स बनाओ, क्योंकि ना आपके पास पेपर के टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी वीडियोस को दोबारा देखो। आप इस पूरे वीडियो को 2 से 3 पेज में कंबाइन करके लिख सकते हो, और जैसे कंबाइन हो जाएंगी वो आपका पास नोट्स, तब आपके पास एग्जाम में इसको रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आया समझ? नोट कर लो। आप तो पॉज भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट पे, यानी कि थर्ड कौन सा टाइप है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा? 127 के पास इसके दो मल्टीपल है, एक 117 जो हमने अभी देखा, और एक है 130, है ना? 13 10 130। तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा? जब आप 127 में से 130 घटाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा -3। और ऐसे यहां पर देखिए, एक रिमाइंडर अभी हमने देखा 130 था, और दूसरा जो रिमाइंडर आया था वो 143 आया था। तो ज्यादा पास 143 है, 143 है। और जब हमने इस 141 में से 143 को घटाया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो -2 आया, और ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ऐसे ही कुछ बन जाएगा। अगर आपको पता हो कि ये -3, और ये अगर ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इस एक्सप्रेशन में जब माइनस और माइनस हो तब ये ऐसा बनता है।
ये बॉन्ड मास के कंसेप्ट से, ठीक है, ये समझ में आया। अब माइनस में है रिमाइंडर, माइनस में रिमाइंडर है, और मैंने आपसे कहा था पेपर में कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं दिया होगा, तब आप कैसे निकालेंगे, तब आप इस रिमाइंडर में अपने डिवाइजर को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 8। अगर किसी को डाउट हो, कोई ऐसा सोच रहा हो, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा 8। आ गया आंसर, फिर से वेरीफाई हो गया। लेकिन नेगेटिव से हमारी कैलकुलेशन छोटी हो गई, हमने 10, 11 फिर उसे ऐड किया, फिर दोबारा उसको सॉल्व नहीं किया, हमने एक ही बार में आंसर निकाल लिया। बस ध्यान रखना, ये माइनस प्लस माइनस रह जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये -3 + 2 होता, फिर ये आंसर -1 आता। प्लीज बॉड मास को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या किसी ने एक प्रॉपर्टी यहां ध्यान दी कि चाहे हम इसे पूरे नंबर को कंबाइन करके रिमाइंडर निकाले या फिर सिंगल सिंगल नंबर्स का रिमाइंडर निकाले और फिर उसे कंबाइन करें, हमारा आंसर सेम आता है। यानी कि जो इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी है, जो इसमें योग की प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल दोनों तरीके से काम करती है। तो जानते हैं बाकी और चीजें भी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर मैं कुछ यहां ऐसा लिखूं, ये एक, दूसरा ये तीसरा पार्ट। अब आप इनके रिमाइंडर्स फाइंड आउट कीजिए, ये आपके लिए एक छोटा सा काम है, करके फटाफट और मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ रिमाइंडर। सिंपल है, जब हमने 26 को 4 से भाग दिया तो 24 पे जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। जब हमने 13 को 4 से भाग दिया तो 12 पे जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। जब 39 को 4 से भाग देंगे तो 36 पे जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। यहां आ जाइए, जब 25 को 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। 21 पे जाएगा, 21 को 25 में से घटाएंगे, बचेगा 4। ऐसे ही जब 15 को 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। 14 पे जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे ही अगर 10 की बात करें तो 10 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। अब यहां पे कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। वो नोट करने वाली चीजें क्या हैं? देखिए, 26, 13, अगर मैं 26 + 13 कर दूं तो 39 हो जाता है। 26 + 13 39, और यहां पे रिमाइंडर्स भी ऐड हो गए। ऐसे ही कुछ हुआ था ना 127 और 141 वाले कंसेप्ट में, रिमाइंडर्स ऐड हो गए थे। देखो यहां पे रिमाइंडर्स ऐड हो गए। दूसरा यहां देखिए, 25 में से अगर 15 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और उसी तरह उसके रिमाइंडर्स में से 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। इसका मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दोनों यहां लग रही है। जो भी आप ऑपरेशन इस डिविडेंड के साथ करेंगे, इस नंबर n के साथ करेंगे, वही ऑपरेशन खुद ब खुद r पे लग जाएगा, आपके रिमाइंडर शेषफल पे लग जाएगा। तो अगर इसको मैं जर्नलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसे कैसे लिखूंगी? एक नंबर है x, उसे अगर मैं d से डिवाइड करती हूं और हमारा रिमाइंडर बचता है r1, और दूसरा नंबर है y, जिसे मैं d से डिवाइड करती हूं और हमारा रिमाइंडर बचता है r2। तो अगर मैं x + y को d से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर बचेगा r1 + r2। लेकिन एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वो क्या कि r1 और r2 हमारा d से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो 127 और 141 वाले में देखा था कि जब हमारा r1 + r2 10 + 11 आया था, जो कि बड़ा था 13 से, तो हमने इसे दोबारा डिवाइड करके आंसर निकाला था। तो इसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा, अगर आपका r1 + r2 d से बड़ा आ जाता है
तो आप उसे एक बार और डिवाइड कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहां पे x और y को माइनस करते हैं तो R1 और R2 भी माइनस हो जाएंगे। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया है। अगर लिंक एक्टिव ना हो तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को नोट भी कर सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे मैथ्स विल बाय सुरभि, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ आगे और चीजें देखते हैं इसमें। एक चीज देखिए यहां पे 26 को अगर मैं 13 को अगर मैं इंटू 2 करती हूं तो 26 बनता है, तो इधर रिमाइंडर भी अपने आप इंटू 2 होके 2 हो गया। देखा आप लोगों ने? यानी कि अगर आप इधर x को यहां पर n से मल्टीप्लाई करते हैं और d से डिवाइड कर देते हैं वापस, तो ये r1 भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगेन कंडीशन रिमेन्स कि वो मिलके d से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही जब आपने 13 को इंटू 3 किया है तो ये 39 हुआ और आपका रिमाइंडर भी 1 इंटू 3 हो गया। ये समझ आया? जनरलाइज फॉर्म समझ में आ गई? कोई भी नंबर जरूरी नहीं है 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, डबल ही करना है, नहीं, आप इंटू 3 भी कर सकते हैं, इंटू 4 भी कर सकते हैं। आ गया समझ? आसान था। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, स्क्वायर। अगर आप यहां पे सपोज इधर ले लीजिए, या इधर ना लेके चलिए आप इधर ले लीजिए, अगर आप इसे स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। और जब आप इसे 7 से भाग देते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? भाई जो अब तक हम समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन हम अपने नंबर पे लगाते हैं वही ऑपरेशन आपके रिमाइंडर पे लग जाता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। चेक करके देखें, चलिए 7, 3 से गया 21, बचा 1 15, फिर 2 से गया 14 और ये बच गया रिमाइंडर 1। वेरीफाई हो गया? हो गया। अगेन चलिए ये तो आपका नॉर्मल था। अभी दूसरे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या कहता है? 10 ले ले आप, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और जब मैं उसे 7 से भाग दूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? भाई रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो रिमाइंडर का स्क्वायर क्या हुआ? 9। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर ऑपरेशन लगाने के बाद अगर रिमाइंडर आपके डिवाइजर से बड़ा आ जाता है तो आप उसे एक बार और भाग दे देते हैं। तो जब आपने इसे एक बार और 7 से भाग दिया तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 2। तो चेक करें क्या यहां पे भी 2 ही आ रहा है आंसर? चेक कर लेते हैं। 7, 1 से गया 7, बचा 3, 0 आया, 4 से गया 28 और ये बच गया 2। हो गए मैच? हो गए मैच? हो गया वेरीफाई? आसान था, लेकिन ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आज मैंने आपको कई सारी चीजें समझाई हैं, ऑल्दो सब इंटरलिंक्ड है। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से सुनी है तो आप इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आज की क्लास को 2 बार देखना, प्लीज कम से कम 2 बार देखना, क्योंकि 2 बार देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अपने कुछ क्वेश्चंस कर ले ताकि थोड़ा सा और समझ में आए आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट्स को आप हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में लिखना चाहे लिख सकते हैं। आपके नोट्स है, कोई चेक करने नहीं आएगा, लेकिन आपको पेपर के टाइम पे समझ आने चाहिए। ऐसा मत लिख लेना कि वो समझ ही ना आए। ओके, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है
273 प्लस 274 प्लस 260 प्लस 255 डिवाइडेड बाय 25। आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। आपको हार्डली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगना चाहिए। चेक कीजिए, इसमें भी एक ट्रिक है। क्या आपको 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? मैम स्कूल में तो कराया ही नहीं था, बट ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपको पक्का पता होना चाहिए। रूल क्या कहता है? 25 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर इस पैटर्न को फॉलो कर दे। कौन सा पैटर्न? कि उसके लास्ट में या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, चाहे इसके आगे कोई कितने भी और कोई भी डिजिट हो, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट ये है, ये दो हैं, तो वो नंबर 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आया समझ? सिंपल। तो करके देखिए। अब देखिए क्या बनेगा यहां पे आंसर। देखिए इसके पास 25 का कौन सा मल्टीपल है? भाई 275 है जो 273 के पास में है, तो उससे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? -2। 274 है तो उसके हिसाब से हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? भाई यही है इसके पास भी, तो -1। यहां पर इन दोनों नंबर्स के पास जो मल्टीपल है वो है 250, तो 250 के हिसाब से यहां रिमाइंडर क्या बचेगा? जब 260 में से 250 को हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 10, और इधर जब माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और यहां हम इसे डिवाइड करेंगे वापस 25 से। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा -2 प्लस -1, तो ये कुछ ऐसा होगा -2 -1। तो ये दोनों मिलके, क्योंकि प्लस है आगे तो ये माइनस ही रहेगा, और जो 2 माइनस की टर्म होती है वो ऐड हो जाती है, तो ये होगा -3 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 25। और जब हमने इस 15 को में से -3 किया तो हमारा आंसर आ गया 12/25। अब ये जो 12 है ये 25 से छोटा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 12। आया समझ? इजी था, कुछ भी अलग नहीं था इसमें। चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं अब। 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 9। इस क्वेश्चन से आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, समझिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले सॉल्व करिएगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सारे टर्म्स जो थी वो प्लस हो रही थी, अब यहां मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो ऑपरेशन पीछे लग रहा था, मतलब जो ऑपरेशन पीछे डिविडेंड्स में लग रहा था, वही हमने रिमाइंडर में लगाया था। यहां पर भी हम वही कुछ करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? अगर हम 12 से रिमाइंडर निकालें, क्वेश्चन सबका वही है, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 12 से अगर हम निकालेंगे तो इनके पास कौन सा नंबर है? 9 ही है। तो अगर 9 के हिसाब से 12 का रिमाइंडर निकालें तो 3 बचेगा। भाई 9 को 12 में से माइनस करेंगे 3 बचेगा, 9 को 13 में से माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 9 को 14 में से माइनस करेंगे 5 बचेगा। इन दोनों के पास जो हमारा मल्टीपल है 9 का वो 18 है। तो जब हम 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा, और जब हम लोग 18 को 19 में से माइनस करेंगे तब हमारे पास 1 बचेगा, और यहां आएगा कुछ ऐसा। अब एक माइनस का साइन है यहाँ पे,
तो इस एक माइनस के साइन को हम बाहर रख लेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2, 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वही रहता है। अब इसे फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10, तो टोटल कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाय 9, और ये माइनस है, अभी भी माइनस में है ये। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो पता हो आपको कि 120 के पास 9 का कौन सा मल्टीपल आता है, अभी पहले क्वेश्चन में चेक किया था, 13 इंटू 9 इज इक्वल टू 117, तो यहां बचेगा माइनस का 3, क्योंकि अगर 117 को 120 में से घटाएंगे तो -3/9, ये मैंने माइनस को एक बार हाइड कर लिया, तो अगर 117 को 120 में से घटाएंगे 3 और माइनस एज इट इज लग गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर आपका माइनस में आ रहा है तब आप क्या करेंगे, तब आप रिमाइंडर में अपना डिवाइजर ऐड करेंगे और आपका आंसर आएगा 6, आपका आंसर आएगा 6। तो यहां पे क्या आंसर है आपका 6, क्योंकि -3 आया था आंसर। ये पार्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो, इस माइनस को मैंने फिलहाल के लिए हाइड कर दिया, तो ये पूरा 120 आया, सिर्फ 120 से जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है, और इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो मैंने एज इट इज माइनस लगाया है। और जैसे ही मैंने इसमें एज इट इज माइनस लगाया तो हमारा जो आंसर था वो -3 आ रहा है और माइनस से पॉजिटिव में जाने के लिए हम इसमें डिवाइजर को ऐड कर देते हैं, अपने भाजक को इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर 6 आ गया। आया समझ? अब एक चीज बताओ, क्या इतनी देर में किसी को एक छोटी सी कंफ्यूजन हुई यहाँ पे कि यहाँ पे एक 3 था हमारे पास, क्या हम इसको इससे काट नहीं सकते थे तो हमारी एक टर्म और कम हो जाती ना, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमसे शेषफल पूछा है 9 के रिस्पेक्ट में। समझिए बात को, आपसे रिमाइंडर पूछा है 9 के हिसाब से, तो 9 के हिसाब से जो आपके रिमाइंडर की रेंज आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, <9 और > 0, ये आएगी आपकी रेंज। और जैसे ही आप इधर इस 3 को इससे काट देते और नीचे यहाँ पे 3 बच जाता, तब आपकी रेंज छोटी हो जाती और ये कुछ ऐसा हो जाता, जो कि गलत हो जाता। समझ में आया? हाँ, आप इसे कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते थे। कैसे, मैं बताती हूं। आप क्या कर सकते थे, यहां पे ये जो 9 लिखा था इसे आप 3 से काट देते, लेकिन आपको याद रखना था कि आपने एक 3 को काटा है और आप उसे साइड में कहीं नोट कर लेते। उसके बाद अब आप इनका वो निकालते रिमाइंडर्स, तो ये आता 1 2, भाई 4 के हिसाब से 3 का रिमाइंडर क्या है 1, 5 के हिसाब से 2, -2 तो -2 ही रह गया, और ये 1 का 1 रह गया। इधर आया -4, तो अब क्या आया यहां से -4, तो -4 को जब 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया -1। ये -1 में हमने अपना डिवाइजर ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2, और इस 2 में अब हमें इस 3 को वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें आंसर दे देगा 6, जो कि हमारा आंसर था भी। हमें क्या करना है, अगर हमने ये 3 यहाँ पे काटा है तो हमें इस 3 को लास्ट वाले आंसर को वापस करना पड़ेगा, ताकि हमारी रेंज वापस यही आ सके। आया समझ? हाँ, हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, भाई 120 से कैलकुलेट करने से अच्छा है 4 से कैलकुलेट कर ले, हम कर सकते थे, और बल्कि यहीं काट देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे कि अगर हम इसे यहीं काट देते तो ये 4 हो जाता और ये 3 हो जाता, तो उसके हिसाब से पूरी की पूरी कैलकुलेशन आसान हो जाती, हमारा स्टेप बच जाता। देखो, ये 4 के हिसाब से 1, 13 के हिसाब से भी 1, 14 के हिसाब से 2, 16 के हिसाब से 1 और 19 के हिसाब से भी 1, डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 2/3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, इसके 3 के हिसाब से हमारा रिमाइंडर 2 आ गया, और जो ऑपरेशन हम अपने डिविडेंड पे लगाएंगे वही ऑपरेशन
हमारे रिमाइंडर पे एज इट इज लग जाएगा। तो हमने यहाँ से 3 लिया था तो मैंने इसको 3 वापस किया, तो इसको भी 3 वापस करूंगी और आंसर हमारा 6 आ जाएगा। आया समझ? वही कंसेप्ट है, बार बार तरोड़ मरोड़ के वैसे ही आ ही जाएगा वो, लेकिन समझना है उस चीज को। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको होमवर्क के लिए दूं तो क्या आप सॉल्व करेंगे? बिल्कुल। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कल आते ही सबसे पहले क्लास में इसी क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज अपना होमवर्क करके आइएगा, बिल्कुल भी इसे भूलिएगा मत। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। और बाकी अगर आज की क्लास में कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और कुछ नीड हो, कोई असाइनमेंट, कोई और क्वेश्चंस की, तो वहां भी आप लोग वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आज की क्लास प्लीज 2 बार देखिएगा। थैंक यू।